कैसे युवाओं को न्याय मिले, नहीं मिलता था न्याय। मान्य अध्यक्ष, ये बात कह रहे हैं। आप सीट पर जाके बात करें, सीट पर जाके बात करें। आप अपनी बात करिए, आप अपनी बात क्या हुआ, आप अपनी बात करिए। 2008 का विषय है, आज के अखबार के अंदर आया हुआ है, जिसके अंदर 20 इंस्पेक्टर भर्ती किए गए थे और जो बच्चा टॉप में था उस बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ। वो बच्चा कोर्ट में गया, कल उसका फैसला आया और उस फैसले में माननीय हाईकोर्ट ने कहा है कि किस प्रकार से फ्लूड का इस्तेमाल करके जो होनहार बच्चे थे, टॉप में थे, उनको रखा गया। आदरणीय सदस्य ने उठाई है और इस तरह से सब पर मिर्ची लग गई, इस तरह से मिर्ची लग गई। अरे अखबार दिखाते हो बार बार, आज अखबार क्यों नहीं लेके आए आप? अभी कोई बीच में नहीं बोलेगा। नहीं, प्लीज बैठिए, नो प्लीज बैठिए। अलग 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 हाजिरी मत लगाए। मुख्यमंत्री जी अपनी बात करेंगे, उसके बाद सुनील सागवान बोलेंगे। मान्य अध्यक्ष जी, इसके अंदर क्योंकि जो माननीय हमारे विधायक महोदय ने बात कही है कि आज कल एक माननीय हाईकोर्ट का फैसला आया है, दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि किस प्रकार से नौकरियों में बंदरबाट होती थी। कोर्ट ने ये कहा कि जो टॉप आया था बच्चा, वो नौकरी नहीं लगा, कोई और लग गया, पानीपत जिले का था। परंतु कोर्ट ने इसके ऊपर भी चिंता जाहिर की है कि ये 2016 का नहीं, 2008 का मामला है, 2008 का मामला है। इस बात को उठाया कि जो प्रक्रिया थी सरकार की वो चिंताजनक थी, कैसे युवाओं को न्याय मिले, नहीं मिलता था न्याय। मान्य अध्यक्ष जी, ये बात कह रहे हैं श्री सुनील सागवान। तो डिसीजन दिया है, मैं मुख्यमंत्री जी से आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि सरकार इसके खिलाफ कोर्ट के अंदर जाए। कोर्ट ने लंबा समय देने के नाते कोई कार्रवाई करने के लिए इंकार किया है। ठीक है, सरकार जो सुप्रीम कोर्ट करना चाहिए आप कार्रवाई करे। ये बहुत बच्चों के भविष्य का मुद्दा है, खिलवाड़ हुआ है, उनके हितों की रक्षा के लिए सरकार आई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ठीक है, सुनील सागवान, अगर उनको अपनी कोई बात कहनी है 2 मिनट में उनको भी दूंगा। इसके ऊपर वक्तव्य मैं जारी कर दूंगा, मैं बता दूंगा। परंतु मान्य अध्यक्ष जी, क्योंकि जो आज का फैसला आया है ये युवाओं से हरियाणा प्रदेश के उनके भविष्य के साथ जुड़ा हुआ फैसला है और मैं माननीय अध्यक्ष जी, हमारे माननीय सदस्य ने चिंता जाहिर की है और इनको नहीं देखी, एक बार देखिए, मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, उनका इसके ऊपर पहले से अगली बात है, थोड़ा दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना, क्योंकि माननीय अध्यक्ष जी अभी जब चुनाव थे, क्योंकि चिंता ये जाहिर की है माननीय सदस्य ने, अभी जब चुनाव थे, इस चुनाव के अंदर भी युवाओं के साथ इस प्रकार से बातें की गई कि आप 50 वोट दें, एक नौकरी देंगे। जो पात्र व्यक्ति है माननीय अध्यक्ष जी, उसको तो नौकरी नहीं मिल रही है और उसी की चिंता हमारे माननीय सदस्य ने जाहिर किया। माननीय मंत्री जी ने कोई गलत नहीं कहा, उसके ऊपर फ्लूड लगा दिया। फ्लूड लगा करके जो टॉप आया बच्चा, उस बच्चे को सबसे नीचे कर दिया। उसकी मेहनत का क्या हुआ माननीय अध्यक्ष जी? उसके साथ वहां अन्याय हुआ है और अन्याय को लेकर के माननीय कोर्ट ने फैसला दिया है। ये चिंता का विषय है, कोई वैसा विषय नहीं। देखिए, व्यवस्था की बात है, ये व्यवस्था की बात है। नहीं, अगर इस प्रकार का कोई शब्द होगा तो उसको हम कार्रवाई से निकाल देंगे। माननीय अगर कोई ऐसा शब्द होगा तो वो कार्रवाई से निकाल देंगे। नहीं कहा, डरी ना होने के कारण ये बोल रहे हैं। आप संधि विच्छेद कीजिए, आपको शब्दों का ज्ञान ही नहीं है, शब्दों का ज्ञान ही नहीं है आपको। चलिए अमित शाह द्वारा किया गया काम, आप शब्दों को तो समझो ना। इट इज नॉट अनपार्लियामेंट्री शब्द, ये शब्द इस्तेमाल नॉट अनपार्लियामेंट्री। अगर मैंने उसको कार्रवाई से निकाल दिया है और जो ये बातें हो रही है, ये रिकॉर्ड कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होगा, ये कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होगा, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होगा। अरोड़ा जी, डॉक्टर साहब प्लीज बैठिए, अब हाउस को चलने दें। स्पीकर सर, आपने 2 मिनट की कही है जी, आपने 0 और शुरू हुआ, ऑनरेबल एमएलए सुनील सांगवान जी का नाम ले दिया, वो खड़े हो गए,
बीच में डॉक्टर ओम प्रकाश खड़े हुए, उसके बाद ये आ गया, उसके बाद एजुकेशन मिनिस्टर खड़े हुए, उसके बाद पावर मिनिस्टर खड़े हो गए। मतलब ये किस तरह का, मतलब काइंडली ब्रिंग द हाउस इन ऑर्डर। जैसे पावर मिनिस्टर ने जो बात कही कि भाई इस तरह से ये होगा। देखिए डॉक्टर साहब, स्पीकर सर, देखिए डॉक्टर साहब, मेरे को सारी जानकारी जानकारी है तो आप सारी बता जानकारी दें। आप अपनी बात कहिए। बता दें मीरपुर आप अपनी बात क्या कहिए। हुआ, आप अपनी बात कहिए। MBBS में ये क्या हुआ, तंजन बात चेयर के साथ का नहीं घोटाला चलेगी। हो रहा था। डॉक्टर साहब, ये तंजन बात चेयर के साथ नहीं चलेगी। मान्य आप- जाएगी you are protecting the MBBS के government। अंदर और जब मेरा allegation है, मेरा allegation है, जवाब you दिया, are protecting the उनको पर government। कार्रवाई No, I am की not protecting, no. Don't protect the government। नो, ये आप नहीं, गलत स्पीकर claim साहब, कर रहे हैं। मेरी No. आपसे सबमिशन है। डॉक्टर साहब, मेरी आप आप- बहुत जब सीनियर, ऐसे- आप बहुत ऐसे सीनियर तो मेंबर हैं। कह सकते हैं। डॉक्टर साहब, अखबारों इनसे की बड़ा खबर मत गब्बर, सुनो। इनसे बड़ा आप गुंडा बहुत कोई सीनियर नहीं। मेंबर हैं। आप बार मेरे साथ रहे हैं। आपकी सबसे बड़ा सीनियोरिटी गुंडा का है। लिहाज हो रहा है सबसे बड़ा ये। गुंडा। आपकी सीनियोरिटी का लिहाज हो रहा है, मगर लिमिट्स क्रॉस मत करें आप भी। नो, ये अलाउड नहीं होगा। हाँ हाँ, वो मर्जी है आपकी। हाँ, नहीं नहीं नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। नो, आप चेयर को आप स्पीकर से नहीं दे सकते। नो, स्पीकर सर, मैं आप- एक निवेदन आपको करूं। हाउस में रहना नहीं रहना आप तय करें। स्पीकर नो, सर, नो नो, आप सीट पे जाके स्पीकर बात सर। करें, सीट पे जाके बात करें। मैं आपकी मैं सीनियोरिटी का माननीय लिहाज कर रहा हूँ। सदस्यों से निवेदन मैं करता आपकी हूं। सीनियोरिटी का लिहाज कर रहा हूँ। स्पीकर साहब, तो पानीपत शहर से क्या ऑटो मार्केट को स्थानांतरित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है? तो अध्यक्ष जी, आज से पहले ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं था। दूसरी बात उन्होंने कही है, यदि नहीं तो शहर के अंदर ऑटो वर्कशॉप के में वाहनों के कारण होने वाले यातायात जाम में प्रदूषण से बचने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं। तो मैं कहना चाहूंगा माननीय सदस्य को कि जो वहां ट्रैफिक है उसके तहत 1/1/2024 से लेकर 31/12/2024 तक गलत साइड पर ड्राइविंग करने के 10,939 चालान किए गए, गलत पार्किंग करने के 12,232 चालान किए गए और वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण के बिना 143 जो है चालान किए गए। 1/1/2025 से 12/3/2025 तक 6,044 गलत साइड ड्राइविंग के चालान किए गए और गलत पार्किंग के 7,188 किए गए और 3808 वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र के बिना जो व्हीकल चल रहे थे उन्हें किए गए। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को जो सदस्य ने चिंता जताई कि ऑटो मार्केट पानीपत के अंदर वहां से शिफ्ट होनी चाहिए, क्योंकि तकरीबन 170 दुकानें ऑटो जो रिपेयरिंग की है वो शहर के बीच में है, उससे ट्रैफिक जैम भी होता है, प्रदूषण भी होता है, इसमें कोई बात नहीं है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में इसको मीटिंग की गई, माननीय ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी वहां थे कि इसका कोई निवारण किया जाए, ये चिंता जायज है। तो उसके बारे में सोचते हुए एक जो है बाबरपुर टोल जो है उसके पास पुरानी वर्कशॉप है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की, जो लगभग ये ऑटो मार्केट 4 एकड़ के अंदर बनी हुई है, वो 5 एकड़ जगह है। उस 5 एकड़ के अंदर ऐसा प्रस्ताव रखा कि उस मेन रोड पर है, शहर से बाहर है, वहां पर ऑटो मार्केट बना दी जाए और 170-80 दुकानें वहां पर बनाने का काम हो जाए। लेकिन उसकी सारी की सारी प्रक्रिया को करके ये आज ही माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में मीटिंग हुई और उन्होंने इस बात का पूरा आदेश दिया कि इसे बेटर जो जरूरत है शहर की इसे पूरा किया जाए। तो मैं अन्य अध्यक्ष जी को आपके माध्यम मेंबर साहब को आपके माध्यम से आश्वासन देना चाहूंगा कि सरकार पॉजिटिवली विचार कर रही है और इनकी समस्या का समाधान करने का काम कर रही है। धन्यवाद कीजिए। सरकार कह रही है कि हमने गरीब आदमियों को मकान देकर हम उनको छत देने का काम कर रहे हैं और प्लाट देने का काम किया। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा और आप भी मुझे कृपया करके बताइए कि जो मकान है, आपने तो कहा था कि 2022 तक सबको छत मिल जाएगी, वो नहीं मिली। थोड़ा सीरियस होकर कार्रवाई करिए, ये गरीब आदमी के मकान का सवाल है। आप अलग से भी फॉलो अप कर। हमारी सरकार ने वो किया जो पहले कभी सोचा नहीं गया। लोगों के साथ ठगी करना, झूठ बोल के भावनाओं के साथ खेलना, सरकार बना लेना, फिर गरीब आदमी को ठेंगा दिखा देना और आज तक भी 100 गज के प्लाट गरीब आदमी को जब नहीं मिले तब हमारी नायब सैनी सरकार ने सब लोगों को बुला के उनका, अबे देखिए मेरी बात सुनिए, सही कह रहा हूं, कोई गलत उत्तर थोड़ी नहीं है। इंटरवन करना चाहता हूं क्योंकि मंत्री जी ने बहुत डीपली इसके उत्तर जवाब दे दिया। 20 तारीख को जो हमारे लगभग 70,000 के करीब में ऐसे बेनिफिशियरी हैं जिन्होंने रजिस्टर्ड किया था, उनको वेरीफाई कर लिया है। वेरीफाई करके उनके खाते के अंदर 20 तारीख को 150 करोड़ रुपया
एक किस्त उनके खाते में सभी के चली जाएगी, कोई नहीं बचेगा। अगर आपके पास कोई ऐसा है तो आप उसका रजिस्ट्रेशन कराइए, हम उसको वेरीफाई करते हैं। आप कह रहे हैं कि 2022 तक माननीय अध्यक्ष जी इन्होंने क्वेश्चन उठाया कि सबके सर के ऊपर छत होगी, हम दे रहे हैं ना माननीय अध्यक्ष जी, हम दे रहे हैं, क्योंकि पोर्टल के ऊपर रजिस्टर्ड करते हैं, उसको वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान देने की गारंटी अगर किसी की है तो नरेंद्र मोदी की है। उस समय 51 काम बताए और मैं दुर्भाग्य मानूंगा कि 51 कामों में से 31 काम तो इसमें पूरे दिखा दिए गए, लेकिन बाकी के बचे 30 कामों में अभी प्रगति पर दिखाया गया। क्या यह संभव हो कि 4 साल तक 5 करोड़ के काम भी नहीं हो पाए? तो इससे बुरे हालात तो मैं समझता नहीं होंगे नहीं। और एक और जी, फिर मैंने जब सवाल लगाया तो अध्यक्ष जी अधिकारियों ने आनंद फानंद में चेक काट दिए गए सरपंचों के नाम, चौपारों के नाम बताऊं, गांव मदीना की बात हो, भंडेरी की बात हो और सैफुसाना की बात हो। जब चेक काटे तो सरपंच चेक कौन ले गए? मुख्यमंत्री जी भी बैठे हैं, इनके संज्ञान में भी लाना चाहूंगा। चेक काट कर जब चेक ले गए सरपंच से अपने बैंक में गए तो चेक बाउंस हो गए, उनमें वहां पैसा नहीं मिला। ये चेक है जी, 4 गांवों में चेक बाउंस हो गए। आप ये बताए वो पैसा कहाँ गया? पहली बात तो एक्शन पंचायती राज द्वारा टेंडर किए जाते हैं, फिर भी यदि कोई चेक बाउंस हुआ तो आप मुझे दे दें, हम उसकी इंक्वायरी करा। बिल्कुल, 4 गांव के चेक बाउंस, चारों का मुझे चेक दे दें। ठीक। अपेक्षित विवरण संलग्न है। अपॉइंटमेंट लेटर 561 मेडिकल ऑफिसर्स को इशू हो गया है 8/3/2025 पे। उनकी पोस्टिंग स्टेशंस जल्द ही मिल जाएंगी। इसके साथ साथ 501 जो वेकेंट नर्सिंग ऑफिसर्स हैं उनकी भी रिक्विजिशन हो गई है कमीशन से। और क्लास 4 के जो हमारे लोग हैं उनको HKRN जैसे ही सैंक्शन करती हैं हम उनको रिक्वायरमेंट भेज देंगे। बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो लंबी लीव पे रहे हैं। मैं मानती हूं कि आज के दिन हमारे पास बहुत बड़ी कमी है डॉक्टर्स की, और जिन्हों के बड़ी बड़ी लीव पे गए हुए हैं उन पे ज़रूर कार्रवाई ज़रूर होगी। मैं स्पीकर साहब आपके माध्यम से उनको इस चीज़ की संतुष्टि देना चाहती हूँ। साथ साथ जैसे मैंने कहा कि 561 नए डॉक्टरों को CM साहब ने अभी अपॉइंटमेंट लेटर दिया है, तो बहुत जल्द उनकी भी भरपाई हो जाएगी। क्लास 4 वर्कर्स की बात जब आती है स्पीकर साहब, हम HKRN से गुजारिश करेंगे कि वो जल्द से जल्द इस पे काम करें। शुक्रिया। आपको ये बता दूं मैं इस बात के लिए कि आप हमेशा ही पुरानी बातों को कंपेयर करते हैं। मैंने 10 साल जेबी देखे, आप मुख्यमंत्री हैं, स्टेट के लिए अच्छा करेंगे। जो 10 साल 2014 से 2014 में जो विकास हुड्डा साहब के टाइम में हुआ, जो इंफ्रास्ट्रक्चर आई, जो मेडिकल कॉलेज आए, जो इंजीनियरिंग आए, जहां जहां पर और सड़कें बनी और शहर डेवलप हुए, पंचकुला डेवलप हुआ, कुछ है, आप इस 10 साल में उसका बिल्कुल मुकाबला नहीं कर सकते। कोई भी मुकाबला कहीं से करके दिखा दो, किस चीज के लिए कितने पैसे खर्च किए आए थे, उनकी गिनती करूंगा तो लंबा हो जाएगा मुख्यमंत्री जी। और 2014-15 के अंदर जब आपको हमने सरकार दी थी, आपने सरकार ली थी, 2013-14 के अंदर रेवेन्यू डेफिसिट आदरणीय मुख्यमंत्री जी सिर्फ 3875 करोड़ रुपए था। यू कंपेयर दैट इन 10 years you have increased the revenue deficit 6 times, which is not good for the economy. इस प्रदेश को जो ये माइनिंग माफिया है ये खा रहा है, करोड़ों रुपए, लाखों करोड़ों रुपए आपका जो धरोहर है, आपकी जो जायदाद है, आपका जो है वो सारा का सारा चोरी हो रहा है। इस बात की इस पे आपको जिन एरिया में आपने कोई लाइसेंस नहीं दे रखा वहां भी होती है। अरावली का बुरा हाल, और उसके बाद क्या कहते हैं, मैं कहता जाता हूं, तस्वीर देखकर जज बोले
माफिया पूरा पहाड़ खा गया। डाडम में गया था मुख्यमंत्री जी के साथ, बड़ा भूडा साहब के साथ में गया था वहां पर। आप आज डाडम देख खड़े होके मुख्यमंत्री जी विजिट कीजिए, ऐसे खड़े होके नीचे झांक के देख लीजिए, डर लगता है आदमी को। अध्यक्ष जी, जो मेरे सम्मानित बहुत सीनियर साथी हैं, इनके साथ में कई बार विधायक रह लिया, जो डाडम की बात करें पिछोपा की, वो माइनिंग बंद है। जो देख है बंद को झांक के देख है, वो आज भी बंद है, जब देख है जब भी बंद है, बंद है। मैं कह रहा हूं बात कर रहे हैं जब वहां आदमी मरे थे, और हम पिछली गवर्नमेंट की बात, बुढ़ा साहब खट्टर साहब की गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। ये बहुत उस टाइम वो 8 साल 10 नहीं उस टाइम अभी उठा साहब एक आपका बयान आया था, वहां पर मिट्टी से आदमी दब गए, मैं खुद देख के आया था। वहां पर जो बेल्ट थी, बेल्ट के ऊपर एक स्टोन, लेबर जो काम कर रही थी, एक स्टोन स्लिप हो गया, पैर पे लगा था, और जो देख के डॉक्टर और पिछोपा बंद पड़ी है, वहां तक भी आज भी बंद है। 92,000 करोड़ रुपया आपने जनता की जेब से वसूला। एक समय था जिसका जिक्र आप करते हो कि 2014-15 में बजट कम था। स्पीकर सर, महंगाई कम थी, महंगाई बढ़ी, आपकी टैक्स कलेक्शन बढ़ी, और जनता इस उम्मीद में थी कि सरकार की तरफ से लगातार बजट पेश करने से पहले कहा जा रहा था कि 2 लाख करोड़ का बजट आएगा। तो जनता सोच रही थी कि हमारी जेब से पैसा निकला है, तो जनता को उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री जी जब बजट पेश करेंगे तो जीएसटी काउंसिल ऑफ इंडिया को लिखेंगे कि हमारी जीएसटी बढ़ रही है, इसलिए जीएसटी में दरों में कमी करो, क्योंकि महंगाई की वजह से जनता पे बोझ पड़ रहा है। दूसरा, डिप्टी स्पीकर सर, वैट का पैसा, जब डीजल और पेट्रोल का रेट 50-55 रुपए लीटर था, तब पंजाब से सस्ता डीजल और पेट्रोल हरियाणा में मिला करता था। और चंडीगढ़ से जब जाते थे हरियाणा के अंदर, तो लिखा होता था हरियाणा के पेट्रोल पंपों पे कि पंजाब से सस्ता डीजल और पेट्रोल। आज पंजाब में लिखा होता है हरियाणा से सस्ता डीजल और पेट्रोल। लोगों को उम्मीद थी कि वैट की दरों में भी कमी होगी, क्योंकि आपकी कलेक्शन बढ़ रही है, आपका बजट बढ़ रहा है, तो आप लोगों को राहत देते। परंतु डिप्टी स्पीकर सर, कोई राहत नहीं मिली। महंगाई लगातार बढ़ रही है, इनकी कलेक्शन बढ़ रही है, ये तब तो पा रहे हैं। एक बार स्पीकर सर, एक सेठ के घर में डाका पड़ गया था, और जब डाका पड़ गया तो उसने पुलिस को रिपोर्ट कराई। पुलिस का थानेदार आया और पूछने लगा कहां कहां से सामान गया। उन्हें तिजोरी दिखाई, गहने गए, कपड़े गए। थानेदार के सामने कुछ लोग जो बाकी नीचे पड़ा था उसको उठा रहे थे। तो थानेदार कहने लगा, सेठ जी कह लिस्ट बना ले कहां कहां तक सामान गया। कह लिस्ट तो जब बनाऊंगा ना, जब डाका खत्म हो जाएगा। सारे डाके तो लगातार लोगों की जेब में पड़ रहे हैं, लगातार महंगाई की मार लोग आपकी झेल रहे हैं डिप्टी स्पीकर सर, परंतु इन्होंने उसके अंदर कोई भी राहत नहीं दी है। इन्होंने सेक्स रेशो की, सेक्स रेशो के ऊपर सरकार ने भी बड़ी अपनी उपलब्धियां, ये हुआ 10वां भी मनाया गया। 10 साल पहले माननीय प्रधानमंत्री पानीपत में आए थे, और वहां जो सेक्स रेशो था वो ठीक करे कम था। उसके बाद जो बढ़ा 2019 में 523-24 हो गया। उसके बाद 6 साल हो गए स्पीकर सर, डिप्टी स्पीकर सर, किस तरह से कम हो रहा है। पिछले साल 910 था, अब 905 पर आ गया। ये एक तमाचा है। ये स्कीम 10 साल के बाद प्रधानमंत्री आए। ये कौन सा उद्घाटन था जी? लखपति दीदी क्या था इसमें? प्रधानमंत्री जी ने भी नहीं पूछा से क्या कहना, प्रधानमंत्री जी ने भी नहीं पूछा कि भाई मैं 10 साल पहले एक उद्घाटन से गया था, उसका क्या रिजल्ट है? ना सरकार ने बताई,
ना सरकार ने बताया। ये नहीं पता है माननीय सदस्य कहना क्या चाह रहे हैं। ये ऐसे आप बात करें, क्या बात समझाना तथ्यों से परे है, बोलने का ये तथ्यों से परे है। सेक्स रेशियो जो है ना, शीशपाल जी, उस टाइम से घट रहा है। एक आदमी राकेश गुप्ता की टाइम ही पड़ा था। शीशपाल जी कीजिए। अब एक मुख्यमंत्री उपाध्यक्ष महोदय, जो हमारे सीनियर हमारे सदन के माननीय सदस्य हैं और दादा भी हैं, हमारे सीनियर मोस्ट दादा हैं हमारे। एक पुरानी बात याद आ रही है इनकी मेरे को। जब मैं 2014 में इस सदन का सदस्य था, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तब ये बात बोलते थे, क्योंकि बात का अगर कोई पैर पूर हो तब तो ठीक दिया। कहा बुजुर्ग ऐसे देखता है भी मेरी पेंशन कैसे आएगी कैसे नहीं आएगी। दादा ही नहीं बोल रही थी, यहीं बैठे बोल रही थी। परंतु ये सिस्टम अगर किसी ने किया है, ये हमारी सरकार ने किया है कि बुजुर्ग को घर बैठे ही उसके खाते में पैसे मिल रहे हैं। और ये जो बात सेक्स रेशो की कही है, सेक्स रेशो की बात माननीय उपाध्यक्ष महोदय 23 जनवरी 2015 देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबसे पहले हरियाणा में आए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आह्वान किया। ये किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं किया, ये राजनीतिक भी नहीं था माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये समाज के देश के हर वर्ग के लिए था कि बेटियों की कमी क्यों हो रही है इसकी चिंता की जाए। ये कह रहे जरूर कमी थी, जरूर कमी नहीं थी। ये बड़ा चिंताजनक था। जब प्रधानमंत्री जी ने हरियाणा को चुना, हमें चिंता हो गई भी हरियाणा को क्यों चुना। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने उसके ऊपर बड़ा गति से काम किया और उसके परिणाम बदल करके आए। आज कई गांव के अंदर, अभी मैंने सम्मानित किया, एक गांव के अंदर 1000 लड़कों के पीछे 1019 लड़की हैं। ये इस प्रकार का सारे का सारा सिनेरियो चेंज हुआ। और ये इस प्रकार की बात बोलते हैं, कितना 835 आपके समय में था जब प्रधानमंत्री जी आए, आज 916 है माननीय उपाध्यक्ष महोदय। एक बड़ा बदलाव आया उसके अंदर और आगे भी हम गति से इसके ऊपर काम कर रहे हैं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विषय था, ये विषय राजनीतिक नहीं था, ये बेटियों को बचाने के लिए था कि इसके अंदर हर व्यक्ति की जिम्मेवारी है कि बेटियों को बचाना है। आपकी भी उतनी जिम्मेवारी, हमारी भी। मुख्यमंत्री जी के बाद नहीं प्लीज, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये तो हम लोग भी देख रहे हैं कि आज बच्ची होती तो उत्सव मनाए जाते हैं, वरना पहले ऐसा नहीं होता था। आज कुआं पूजा और ये सब उत्सव भी आज मनाए जाते हैं। कैसे युवाओं को न्याय मिले, नहीं मिलता था न्याय माननीय अध्यक्ष, ये बात कह रहे हैं। सीट पर जाके बात करें, आप अपनी बात करिए, आप अपनी बात करिए, आप अपनी बात करिए।